हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में। तो अगर जो जिन लोगों ने अभी हम लोगों के दो पार्ट जो हम लोग एंसेंट हिस्ट्री के आपके कवर कर चुके हैं, अगर जो आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जा करके जितने भी हम लोग पार्ट अपलोड करेंगे, जो भी एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, तो वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर डेली वहाँ पे चेक करते रहें। और अगर जो आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो। और जो भी इसमें पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं तो प्लीज़ यार कृपया करके इसका रिवीजन जरूर करो, बिकॉज जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको मैं कुछ भी पढ़ा दूँ या मैं कुछ भी बता दूँ, आपको यहाँ पे कुछ भी याद होने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप जो भी यहाँ से पढ़ो उसको आप प्लीज़ आप रिवीजन जरूर करो, अपने नोटबुक में जरूर लिखो। तो देखो आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। तो मेरा नाम है आदित्य कुमार मिश्रा और मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री पढ़ाने से पहले हम लोग एक डिस्कस कर लें कि अगर जो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो आप एक कोड है अपना स्टडी आईएएस, ठीक है। तो आप स्टडी आईएएस कोड जो प्लस आप वहाँ पे लोगे सब्सक्रिप्शन जा करके, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टडी आईएएस कोड यूज़ करना और उसके लिए आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। तो जो अनअकैडमी है, आप किसी भी कोर्स को अगर जो परचेस करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप एक कोड यूज़ करना है स्टडी आईएएस, और वहाँ पे आपको एक अच्छा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाने वाला है, ठीक है। और अगर जो आपको कोई भी जानकारी चाहिए कोड से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप जो है फेसबुक पे जा सकते हो और हमें लाइक कर सकते हो, और आप हमको जो है मेल भी कर सकते हो ताकि हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आज इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं, आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें वैदिक सभ्यता के बारे में, तो यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसने सारी चीज़ों को एकदम से पलट दिया। पलट इसलिए दिया क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, यानी कि अगर उस बात करें 1921 तक, तो लोग क्या मानते थे कि जो वैदिक सभ्यता है वही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जो वैदिक सभ्यता है वही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन होता क्या है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो जाती है तो वहां पे यह पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। अब जब वह नगरीय सभ्यता थी तो वैदिक सभ्यता की ग्रामीण सभ्यता कैसे हो गई जाके, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी यहाँ पे लोगों को ज्ञान था, सारी चीजें थी, लोग वहीं से आए, सारी चीजें वहीं से डेवलप हुई, बट यह सभ्यता जो है ग्रामीण बन गई जाके। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एकदम से पलट गई, सारा वातावरण एकदम से पलट गया। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, देखो कुछ लोग मानते हैं कि एक महामारी फैली थी उस कारण पतन हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है बाढ़ आ गई इसलिए वहां पे उसका पतन हो गया। बट यहाँ पे कुछ लोग यह भी मानते हैं कि आर्य लोग कहीं से आए और उन्होंने सारे जितने सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे उनको मारा पीटा और फिर वहां पे अपने एक नए राज्य की स्थापना की, नए नगर की स्थापना की, ठीक है। आपको यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? और अगर जो नहीं क्लियर हो रहे हैं तो मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, बट जो वैदिक सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता है। यह पूरी तरीके से ग्रामीण थी, यहां पे कोई चीजें डेवलप हो ही नहीं पाई, ठीक है। और जो वैदिक सभ्यता है यह हमारी आती है ऐतिहासिक में। मैंने आपको कल बताया था कि जो पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक मतलब कि वहां पे कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं, और अगर जो बात करें आदि ऐतिहासिक की तो वहां पे लिखित साक्ष्य हैं बट हम लोग उनको पढ़ नहीं सकते। और जो इसके बाद एक आता है वह आता है ऐतिहासिक, यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी और हम लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता हमारी ऐतिहासिक में आ गई। फिर जो है वैदिक सभ्यता को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया हम लोगों की जानकारी के लिए, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यानी कि जो वैदिक सभ्यता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, ठीक है। जो ऋग वैदिक का काल रहा वह रहा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और जो इसका उत्तर वैदिक काल का काल रहा वह रहा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो यहाँ सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं। अगर जो नहीं क्लियर हुई तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया। वह कौन कौन से भाग थे? पहला जो था वह हमारा था ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, और जो दूसरा हुआ हमारा उत्तर वैदिक काल। देखो, जो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का समय सीमा ज्यादा लोग क्या मानते हैं 2350 से, ठीक है।
2350 से 1700, ठीक है, 2350 से 1700 मानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व कौन सा हमारा आ गया, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आ गया 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब इसके बारे में अगर जो वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करें तो जो वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि आर्य लोग कहीं से आए, उन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता पे हमला किया और वहां पे अपने नए नगर की स्थापना की। बट ऐसा हम लोग काल्पनिकता करते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं, क्या ऐसा हम लोगों के साक्ष्य मिले, नहीं मिले हैं। बट कुछ लोगों को साक्ष्य मिले तो उन्होंने ये चीज बता दी, कुछ लोगों को बाढ़ के साक्ष्य मिले तो उन लोगों ने ये चीज बता दी, कुछ लोगों को महामारी के साक्ष्य मिले तो उन लोगों ने महामारी बता दी। इसलिए इन सारे तथ्यों पे तो बहस चलती रहती है, बट कौन सा तथ्य सही है, जो ज्यादा प्रचलित है हम लोग उस तथ्य को ज्यादा मानते हैं। देखो अब यहाँ पे होता क्या है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। जो वैदिक सभ्यता है वह पूरा मूलतः ग्रामीण है, और फिर यहाँ पे लोगों ने वही कार्य स्टार्ट कर दिया, पशुचारण। यहाँ पे लोग जो हैं पशुओं को चरा रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, पशुओं की देखरेख कर रहे हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। देखो आप एक चीज ध्यान करो, वैदिक और वेद, वैदिक और वेद, वैदिक सभ्यता और वेद, यानी कि जो वेदों से हम लोगों को जो सभ्यता मिलती है, जो साक्ष्य मिलते हैं, उसी को बोला गया वैदिक सभ्यता। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल कह देते हैं अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चूंकि संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसलिए कभी कभी आर्य सभ्यता को भी नाम दे दिया जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है वही आर्य सभ्यता है और जो आर्य सभ्यता है वही वैदिक सभ्यता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ जो है वह श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट और स्वतंत्र आदि है। मतलब कि आप समझो यहाँ पे आर्य जो है वह श्रेष्ठ है, उदात्त है, अभिजात है और कुलीन है, उत्कृष्ट है, स्वतंत्र है। मतलब कि जो आर्य को जो है वो पूरा बड़ा बना दिया है कि आर्य ही जो है वो सारे हैं, आर्य ही सब कुछ है, सारी चीजें आर्य हैं, श्रेष्ठ है, उदात्त है, अभिजात है, कुलीन है, उत्कृष्ट है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए देखो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप ध्यान रखना। इस समय जो रामायण चल रहा है, ठीक है, उसमें या रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, उसमें जो ज्यादातर स्त्रियां हैं वह अपने पति को क्या कह के बुलाती हैं, आर्य पुत्र, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो लोग कह के बुलाती हैं उनको आर्य पुत्र, ठीक है। अगर जो आपने इस चीज को नहीं गौर किया तो आप आज गौर करिएगा। अगर जो आप देखते हो महाभारत या रामायण तो आप गौर करिएगा, वहां पे इन लोग बोलते हैं आर्य पुत्र, यानी कि आप आर्य के पुत्र हैं, ठीक है। यह काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, उसके बाद जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ये हमारा रहा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा कि वैद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। देखो मैंने जैसा कि यहाँ पे आपको सही चीजें बताई कि वैदिक काल का नाम वैदिक काल क्यों पड़ा, क्योंकि भाई यहाँ से हम लोगों को वेद की जो भी जानकारी मिल रही है, वेदों से हम लोगों को जानकारी मिल रही है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेद कितने हैं, वेद 4 हैं, हम लोग शुरुआत से सीखते आ रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। जो ऋग्वेद है वह सबसे पहली रचना है, इनमें से युगवेद की सबसे पहली रचना हुई और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सविता सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है। यह जो गायत्री मंत्र है यह जो है ऋग्वेद में ही लिया गया है, यानी कि ऋग्वेद में ही इसकी रचना हुई है जो सविता यानी कि सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र का हम लोग ज्यादातर पाठ करते हैं, तो गायत्री मंत्र वह कहाँ से लिया गया, ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। ये चीज आपको यूनिक प्राप्त हुई ना, तो आप इस चीज को प्लीज लिख लो, ठीक है। आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी है, सबसे पहले इसका काल लिखना है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक सभ्यता का काल रहा। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, आर्य थे, ठीक है। और आर्यों का आरंभिक जीवन क्या था, मुख्यतः पशुचारण ही था, और जो वैदिक सभ्यता थी वह मूलतः ग्रामीण थी। इन सारी चीजों को आप एक कॉपी पे लिख लो, ठीक है। और आप इस चीज को भी लिख सकते हो, वैदिक काल का वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्य इनके जन्मदाता थे। नेक्स्ट अगर जो बात करें ऋग्वैदिक काल, जो एक वैदिक काल की ही शाखा है, यह जो रहा 1500 से 1000 बीसी। भारत में आर्यों के आरंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य, बिल्कुल सही आप बता रहे हो। इस साहित्य के अलावा वैदिक युग के बारे में जानकारी का एक अन्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य भी है। देखो हमने आपको एक चीज और बताई थी, पहले लेक्चर में ही बताई थी
पहले लेसन में ही आपको बताया था कि हम लोग कभी भी इतिहास की जानकारी के हम लोगों को दो स्रोत मिलते हैं, पहला तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। मैंने आपको वहाँ पे ये भी डिस्कस किया हुआ था कि जो आलसी लोग होंगे वो जो सोचेंगे भाई साहित्यिक साक्ष्य मिल जाए, और जो थोड़ा मेहनती होंगे वो सोचेंगे क्यों ना भाई पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग निकालें। समझ रहे हो ना? दोनों से आपको सही जानकारी मिलेंगी, दोनों से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एकदम क्लियर होंगी। बट जो आलसी लोग हैं वो सोचेंगे भाई चलो यार कौन काम करे, साहित्यिक साक्ष्य मिल जाए, पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाए। ठीक है, अब आप समझो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, वो ये है कि साहित्यिक स्रोत यहाँ से हम लोगों को कौन कौन से मिले हैं। तो जो साहित्यिक स्रोत मिले, जो सबसे पहला साहित्यिक स्रोत हम लोगों को मिल रहा है वह मिल रहा है ऋग्वेद संहिता। ऋग्वैदिक काल की ही एक साहित्यिक स्रोत हम लोगों को यह मिल गया, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद जब मिल गया है तो उसमें सारी चीज़ें हम लोगों को मिल गई हैं कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, क्या बिछाते थे, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में अगर जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए वैदिक साहित्य से जो हम लोगों को मिला है वह मिला है ऋग्वेद संहिता या ऋग्वैदिक काल की रचना ऋग्वेद। इसमें जो है 10 मंडल डिवीजन है तथा 10-28 सूक्त हैं, जिनको हाइमन्स हम लोग बोलते हैं। सूक्त 10-28 हैं, 10 मंडल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको लिख लो कि 10 यहाँ पे मंडल हैं और 10-28 यहाँ पे सूक्त हैं। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। इसके कुल 10 मंडलों में से दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, जो 10 मंडल हैं उनमें से दूसरे से 7वें तक के जो मंडल हैं वह सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जबकि प्रथम तथा 10वां मंडल परवर्ती काल के माने गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो ऋग्वेद है यहाँ पे एक गोत्र, ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि गोत्र, अगर जो जानते हैं गोत्र के बारे में तो वह तुरंत इस चीज़ को समझ गए होंगे कि गोत्र आखिर में क्या है। गोत्र यानी कि कैरल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी गोत्र विशेष से संबंधित एक ही ऋषि के परिवार ने की थी। ठीक है, ऋग्वेद की अनेक बातें फारसी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से भी मिलती है। गौरतलब है कि दोनों धर्म से ग्रंथों में देवी देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी मिलते जुलते हैं। जो एक अवेस्ता है, फारसी भाषा की एक प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता और जो ऋग्वेद है यह दोनों एक ही काल के एक ही टाइम पे एक ही चीजों को प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर जो बात करें तो जो ऋग्वेद की रचना किसने की, या सामवेद की रचना किसने की, अथर्ववेद की रचना किसने की, ठीक है, या जो भी वेद हैं उनकी रचना किसने की। जो 4 वेद हैं, 4 वेद हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? ठीक है, तो 4 वेद यहाँ पे कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो अब इनकी रचना किसने की, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आज तक की सारी चीज़ों को नहीं जाना जा चुका है, क्योंकि होता क्या है कि लोग बताते हैं कि वेद व्यास जी ने की, बट कुछ लोग बताते हैं कि वेद व्यास जी ने नहीं की, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने की। तो जो 4 वेदों की रचना की वह किसने की, इसके भी कोई गारंटी नहीं है, यह हम लोगों को नहीं पता चल पाया, क्योंकि हम लोगों के पूर्वजों ने किए। कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति की थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान क्यों दें भाई? क्यों? क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछने जा नहीं रहा है। अब जब क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहे तो हम सारी चीज़ों को क्यों डिस्कस करें? तो आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वेद कितने हैं, वे 4 वेद हैं। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इसमें सूक्त कितने हैं? 10-28 हैं। 10-28 में जो 10 मंडल हैं, 10 मंडल में जो दूसरे से लेकर 7वें मंडल हैं वह सबसे प्राचीन है, और जो उससे रिलेटेड जो भी मंडल हैं वह जो है परवर्ती मंडल कहलाते हैं। और जो 7वें मंडल, जो दूसरे से 7वें मंडल है, उसमें जो है गोत्र मंडल के नाम से भी उसको जाना जाता है, क्योंकि गोत्र मंडल यानी कि वहां पे जो है एक ही ऋषि के परिवार ने इन सारी चीज़ों की रचना की हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा सा चित्र दिया हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत की, कि भाई अब देखो साहित्यिक स्रोत तो हम लोगों को मिल गया, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों को लिखी लिखाई मिल गई, लेकिन अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत की भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो पुरातात्विक स्रोत की अगर जो बात करें तो यहाँ पे कस्सी के अभिलेख है। ठीक है, ये 1600 ईसा पूर्व के आसपास का है, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्सी का अभिलेख। ठीक है, तो कस्सी का जो अभिलेख है, इन अभिलेख में जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत आगमन हुआ। कुछ लोग यहाँ पे जो कस्सी का अभिलेख है वह ये बता रहा है कि जो आर्य आए वह ईरान से आए हुए हैं। ईरान, ठीक है, ईरान से यहाँ पे आए हुए हैं। और जो बगचकोई यानी कि मिनती का अभिलेख है वह 1400 ईसा पूर्व के आसपास का है। और इन अभिलेखों से हमें हित्ती राजा सुबीवलिम
और मिनती राजा मत्योजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, न्यास आदि का उल्लेख मिलता है। मतलब कि जो इन लोगों के बीच संधि हुई थी तो उसमें जो वैदिक काल के देवता हैं इंद्र, वरुण और मित्र और न्यास, यह जो है यहाँ पे उस संधि के साक्ष्य बने हुए थे, साक्षी बने हुए थे कि इनके सामने ये संधि हुई थी। फिर इसके बाद जो है हम लोगों को वहां से चित्र दूसरा मध्भांड भी मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं PGW, ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर्स। उत्तर भारत में हरियाणा के पास भगवानपुरा में हुई खुदाई में से एक 13 कमरों का मकान तथा पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वेद काल से माना जाता है। जो उत्तर भारत का हरियाणा के पास जो एक भगवानपुर नामक जिला पड़ रहा है या गांव पड़ रहा है, नगर पड़ रहा है, वहां से जो खुदाई हुई वहां से 13 कमरों का एक मकान प्राप्त हुआ, जिसमें पंजाब में 3 कमरों वाला ऐसा स्थान प्राप्त हुआ जिनका संबंध जो है ऋग्वेद काल से भी बताया जाता है। अब अगर तो बात करें तो ऋग्वैदिक काल के प्रशासनिक इकाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्रशासनिक इकाई का जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। जो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासन की इकाई थी वह सबसे इकाई जो छोटी थी वह थी कुल, और एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। जो एक कुल होता था उसमें जो है एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल होते थे, और उसके बाद जो है एक जो गांव होता था, ग्राम, वह कई कुलों से मिलकर बना होता था। मतलब आप समझो कि जो कुल है वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, और जो एक गांव है वह पूरे कुलों से मिलकर बना हुआ है, और जो ग्रामों का संगठन यानी कि जो गांव का संगठन था, यानी कि आप समझो कुल हो गया, फिर उसके बाद विश्व, वह कहलाता था विश्व, विश्वों का संगठन जन कहलाता था, और कई जन मिलकर एक राष्ट्र बनाते थे। ठीक है, आप ऐसे समझो कि सबसे छोटा है कुल, कुल से बड़ा है ग्राम, ग्राम से बड़ा है विश्व, विश्व से बड़ा है जन, और जन से बड़ा है राष्ट्र। ठीक है, आपको ऐसे चीज नहीं समझ में आई, मैं बताता हूं। देखो, एक कुल से बड़ा क्या है, ग्राम, और जो गांव है, जो ग्राम है, वह कई कुलों से मिलकर बना हुआ है, और ग्राम से बड़ा क्या है, विश्व, और जो विश्व है वह कई ग्रामों से मिलकर बना हुआ है, और जो विश्व से बड़ा क्या है, जन, और जो जन है वह कई विश्वों से मिलकर बना हुआ है, और जो जन से बड़ा है वह है राष्ट्र, और राष्ट्र जो बना हुआ है वह कई जन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यह जो है ऋग्वैदिक भारत का एक राजनीतिक ढांचा हम लोगों को प्राप्त होता है। अब अगर जो बात करें धर्म की, तो उस टाइम पे धर्म क्या था। धर्म जो था ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। ठीक है, जो प्राकृतिक शक्ति थी उन्हीं की पूजा की जाती थी, और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं अगर तो बात करें तो यहाँ पे कृत्या, निरति, याद, दान, सस्परी आदि के रूप में अपकारी शक्तियों अर्थात भूत, प्रेत, राक्षसों, पिशाच एवं अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे जो लोग थे वह कर्म कांड पे विश्वास नहीं किया करते थे, वह प्रकृति की पूजा पे ध्यान दिया करते थे। जैसे मान लो जल की पूजा कर ली, या तुलसी की पूजा कर ली, या सूर्य की पूजा कर ली, वायु की पूजा कर ली, आकाश की पूजा कर ली, पृथ्वी की पूजा कर ली, उर्वरा की पूजा कर ली। और यहाँ पे जो है हम लोगों को ये भी डिस्कशन मिलता है, भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच और अप्सराओं का भी हम लोगों को यहाँ पे वर्णन मिलता है। अब अगर जो बात करें न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था जो है यहाँ पे न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित होती थी। जो न्याय व्यवस्था थी, जो यहाँ पे सबसे एक कड़ी थी, वह थी धर्म, धर्म पे ही आधारित थी। राजा कानूनी सलाहकारों तथा पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। जो राजा हुआ करता था वह कानूनी सलाहकार जो हुआ करते थे, और जो उनके पुरोहित हुआ करते थे उन्हीं की सलाह से जो न्याय था वह करता था। चोरी, डकैती, राजजनी आदि अनेक अपराधों का उल्लेख मिलता है। मतलब कि उस टाइम पे भी चोरी डकैती हुआ करती थी। इसमें पशुओं की चोरी सबसे अधिक होती थी, जिसे पड़ी लोग कहते थे। पुत्र प्राप्ति हो देवताओं से कामना की जाती थी, और परिवार संयुक्त होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पशुओं की चोरी क्यों की जाती होगी यार, एक क्वेश्चन आया ना, पशुओं की चोरी क्यों की जाती थी। देखो उस टाइम पे गाय जो है वो बहुत ज्यादा प्रमुख थी, क्योंकि गाय से आप समझ रहे हो कि हम लोगों को चीजें मिलती हैं। अब गाय से जो चीजें हम लोगों को प्राप्त हो रही है, उस टाइम पे भी वही चीजें उन लोगों को प्राप्त हो रही थी। तो लोग क्या करते थे कि यहाँ पे युद्ध भी होते थे,
जो आज की बात युद्ध होते हैं, जो राजा महाराजा युद्ध करते थे, उस टाइम पे भी लोग युद्ध करते थे, बट उन लोगों का युद्ध एक बहुत आश्चर्यजनक होता था। क्या होता था कि यह लोग युद्ध उस बात पे नहीं किया करते थे कि वो उनको टिपिया के चला गया, वो उनको मार के चला गया तो उनसे लड़ने चले गए, इस टाइप का कोई युद्ध ही नहीं था। युद्ध क्या था कि अगर जो भूसे का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका भूसे का ढेर है, यहाँ पे आपका भूसे का ढेर है, तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने जिसका ज्यादा भूसे का ढेर देखा उसको ये लोग उठा के भाग गए, जिसके पास अच्छी गाय देखी उसको ये लोग चोरी करके भाग गए। क्यों? क्योंकि गाय को खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छा सा दूध देगी, सारे सामान लोग बिक्री करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे करेंगे और उस गाय की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे जो लड़ाई होती थी वह इसका एक मेन कारण क्या था कि भूसे की चोरी, पशुओं की चोरी जो है सबसे ज्यादा था, और जिसको लोग कहते थे पड़ी, पड़ी जो है इसको लोग कहते थे पशुओं की चोरी को। और पुत्र की प्राप्ति हेतु देवताओं से कामना भी की जाती थी और परिवार संयुक्त होता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, जो उत्तर वैदिक काल था वह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा और भारतीय इतिहास में उस काल को ये उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, देखो अब ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक ही रचना की गई थी, वह की गई थी ऋग्वैदिक, जो ठीक है जो ऋग्वेद था हमारा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथों की रचना की गई, कई वेदों की रचना की गई, कई उपनिषदों की रचना की गई, कई वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप समझना, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई है। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, यह जो वाक्य है यह ऋग्वेद से लिया गया है। यह जो वाक्य है यह ऋग्वेद से लिया गया है। एक चीज और ऋग्वेद से ली गई थी, कौन सी चीज थी? गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र था वह सविता सूर्य को समर्पित था और वह भी जो है लिया गया था ऋग्वेद से। ठीक है, अब अगर तुम लोग डिस्कस करें तो वैदिक साहित्यों के बारे में, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन वेद है, हम लोग इसके बारे में जान गए, लिख भी लिया है आप लोगों ने। और इसमें जो अग्नि है, इंद्र है, मित्र है, वरुण है आदि देवताओं की स्तुतियों की संग्रहित किया गया, उनकी जो है सूक्त उनके ऊपर लिखे गए। सामवेद की अगर जो डिस्कस करें हम लोग सामवेद के बारे में, तो सामवेद में जो है ऋग्वेदिक श्लोकों को गाने के लिए चुनकर गुणों में बांटा गया और इसी पुनर्विस्त संकलन का नाम सोमवेद पड़ा। जो ऋग्वेद में श्लोक थे उनके गानों को एक चुनकर एक धुनों में बांटा गया और इसका एक पुनर्निर्माण किया गया, इसका एक संकलन किया गया और उसी को नाम दे दिया गया सामवेद। इसमें जो दी गई ऋचाएं और उपासना एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर स्पष्ट तथा लयबद्ध रूप से गाई जाती थी। जो इसमें ऋचाएं हैं, जो इसमें लिखित हुई ऋचाएं हैं, जो श्लोक हैं, उनको जो है उपासना के टाइम पे और धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर स्पष्ट तथा लयबद्ध रूप से गाया जाता था। अब अगर जो हम लोग डिस्कस करें यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद जो था इसमें ऋचाओं के साथ साथ गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठानों को भी पद्य एवं गद्य दोनों में वर्णन है। यह वेद यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों पर प्रकाश डालता है। जो यजुर्वेद है वह पूरा जो है मंत्रों के साथ मिलकर बना हुआ है और जो भी आप यज्ञ देखते हो, पूजा देखते हो, अनुष्ठान देखते हो, वह यजुर्वेद से में जो भी मंत्र हैं, वह जो अनुष्ठान किए जाते हैं वह यजुर्वेद में जो रचित मंत्र हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। तो जो अथर्ववेद है यह एक जन सामान्य की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों को जानने के लिए इस काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा था और इसमें जो है लोक परंपराओं, धार्मिक विचार, विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए संबंधित तंत्र मंत्र संग्रहित है। मतलब कि आप समझो जो ऋग्वेद रहा वह हमारा किस पे रहा, उसमें अग्नि और इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित की गई
और जो हमारा सामवेद रहा वह क्या रहा, उसमें श्लोकों के गानों के लिए चुनकर गुणों में बांटा गया। और इसी पुनर्विश्व संकलन को जो ऋग्वेद में लिखा हुआ था उसी को सामवेद में डाल दिया गया। और इसमें जो दी गई ऋचाएं हैं, उपासना एवं धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनको जो है एक अवसर पे गाया जाता था। और जो यजुर्वेद रहा उसमें जो है ऋचाओं के साथ साथ गाते समय, मतलब कि यजुर्वेद में क्या रख दिया गया, वह अनुष्ठानों का जो भी चीजें हैं, जो मंत्र वगैरह है, वो जो है आप यजुर्वेद से लो जाके। बट अथर्ववेद में क्या किया गया कि जो भी तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं, जो भी तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं, उनको जो है अथर्ववेद में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो कि जो भी तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं उनको अथर्ववेद में सम्मिलित किया गया था। और इसके बाद जो है वेदत्रयी होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संहिता, चारों वेदों का सम्मिलित रूप उपनिषद कहलाता है। ठीक है, जो चारों वेदों का एक सम्मिलित जो रूप है वह उपनिषद कहलाता है। और एक साथ 108 प्रमाणित 12 वेदांग हैं। वेदांगों के अगर डिस्कस करें तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, भाषा वेगत, छंद और ज्योतिष जो है यह एक वेदांग के हिस्से हैं। फिर अगर जो बात करें स्मृत तथ्यों की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करने से पहले क्यों ना हम लोग जो है, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। चलो हम लोग अब पहुंच जाते हैं शुरुआत पे। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में। पहला ऋग्वेदिक और पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसकी समय सीमा 1500 से 1000, इसकी समय सीमा 1000 से 600। ठीक है, वैदिक सभ्यता, इसके संस्थापक आर्य थे। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुक्ता पशुचारण था। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसे क्या कहा गया, वैदिक सभ्यता। यह काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए वैदिक सभ्यता पड़ा क्योंकि इसमें वेदों से हम लोगों को जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद से जो है यज्ञों का निर्माण किया गया। और जो ऋग्वेद है उसमें जो है गायत्री मंत्र हमारा दिया हुआ है। ऋग्वेदिक काल, इसकी समय सीमा 1500 से 1000 ईस्वी तक रही। और जो आर्य थे उन्होंने जो है संबंध में जो भी हम लोगों को जानकारी मिलती है तो वह मिलती है ज़्यादातर ऋग्वेद से, क्योंकि यह जो है प्राचीन है। और इसमें हम लोगों को वैदिक जो है सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी और साहित्यिक साक्ष्य भी। बट जो ज़्यादा साहित्यिक साक्ष्य हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त होते हैं। साहित्यिक स्रोत की अगर जो डिस्कस करें तो साहित्यिक स्रोत के हम लोगों की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है ऋग्वेद संहिता। जो हम लोगों के वेद हैं वहाँ से हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसकी जो रचना हुई, जो ऋग्वेद संहिता थी, इसकी जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व की मध्य हुई थी। इसमें के जो है कुल 10 मंडल थे और 10-28 सूक्त थे। और जो दूसरा और 7वां मंडल था उसमें जो है गोत्र मंडल उसको बोला गया, क्लैन डिवीजन इसको नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी गोत्र या विशेष से संबंधित एक ही ऋषि के परिवार ने की हुई थी। वेद यहाँ पे 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो कस्सी के अभिलेख से हम लोगों को ये पता चलता है कि यह जो है ईरानी जो थे वह आर्य ही थे। जो आर्य लोग थे वह कहाँ से आए थे, वो ईरान से आए हुए थे। ठीक है, फिर हम लोगों को जो एक बुगज कोई का अभिलेख मिलता है 1400 ईसा पूर्व के आसपास, वहाँ पे हम लोगों को ये बताया जाता है 2 राजा थे, उनके बीच संधि हुई। संधि के बीच में जो है जो साक्षी लोग बने वह बने इंद्र, वरुण और मित्र और नास्त। ठीक है, यह देवता जो है उन लोगों के साक्षी बने हुए थे, उन लोगों के जो भी बीच में संधि हुई थी। यहाँ से हम लोगों को PGW भी मिलता है, चित्र दूसरा मृदमांड। उत्तर भारत में हरियाणा के पास जो है भगवानपुरा में हुई खुदाई में 13 कमरों का मकान तथा पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिले जिनका संबंध ऋग्वेद काल से माना जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो लोग यहाँ से देख रहे हैं वो तुरंत बैक चले जाओ, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, प्रशासनिक इकाई जो है कुल, ग्राम, विश्व और जन और राष्ट्र हुआ करती थी। धर्म की अगर जो बात करें तो जो एक बहुत ही अच्छा धर्म था वह था हम लोगों की प्रकृति पूजा। यहाँ पे कर्म कांडों की प्रमुखता नहीं थी। भूत, पिशाच, राक्षस को भी लोग जानते थे। न्याय व्यवस्था जो है यहाँ पे धर्म के आधार पर की जाती थी। लोग जो है यहाँ पे राजा महाराजा जो हैं अपने जो सलाहकार हुआ करते थे और पुरोहित हुआ करते थे, उनसे सहायता लिया करते थे। अब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रही। इसमें जो है 3 वेदों की रचना हुई। कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अस्तोमा सदगमय वाक्य जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक साहित्य की बात करें, ऋग्वेद, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्मरणीय तथ्य की। ठीक है, जब आर्य भारत में आए तब वे 3 श्रेणियों में विभाजित थे। जब आर्य भारत में आए
तो वह 3 श्रेणी उन लोगों की बनी हुई थी। पहली जो श्रेणी थी वह थी योद्धा, दूसरी थी पुरोहित और तीसरी थी सामान्य जन। जो थे आर्यों का प्रारंभिक विभाजन था। शूद्रों के चौथे वर्ग को उद्भव ऋग्वेदिक काल के अंतिम दौर में हो। जो शूद्र बने, जो 4 वर्ण बने जाके, उसमें से जो शूद्र वर्ण बना, जिनको दास भी कहते थे या दासू कहते थे, तो वह जो है ऋग्वेद काल के बिल्कुल आखिरी में बना हुआ था। और इस काल में जो राजा की कोई नियमित सेना नहीं हुआ करती थी। युद्ध के समय संदिग्ध की गई सेना को नागरिक सेना कहते थे। मतलब कि एक को यह सौंप दिया गया कि भाई जब भी युद्ध होगा तो आप अपनी जो है सेना का व्यवस्था आप ही करोगे, आप ही अपने मित्रगणों को बुलाओ, चाहे परिवार के सदस्यों को बुलाओ, बट हम लोगों को युद्ध यहाँ पे जीतना है। युद्ध कौन सा? भाई मैंने आपको बताया भूसे वाला युद्ध। और कौन सा? ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता चक्की चलाने वाली हैं। भिन्न भिन्न व्यवसायों में जीविकोपार्जित करते हुए हम एक साथ रहते हैं। एक जो है सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और जो माता हैं वह चक्की चलाती हैं। हम लोगों का जो कार्य करने की शैली है वो सारी अलग है, बट हम लोग तब भी एक साथ रहते हैं। हिरव्य और निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया जाता था। इनका उपयोग द्रव्य के रूप में भी किया जाता था। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ी के लिए किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनस शब्द का जो प्रयोग है वो बैलगाड़ी के लिए किया